नमस्कार। आज हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से अपने बिजनेस के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस पाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका बताने जा रहे हैं। इन मुख्य गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपने बिजनेस के सारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पर कंट्रोल रख सकते हैं और साथ ही पर्यावरण से संबंधित किसी भी बात की चिंता किए बिना सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। पर्यावरण ईश्वर का वो उपहार जिसे हम सभी शेयर करते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचता है और इसीलिए सरकार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के माध्यम से आपके बिजनेस में होने वाली सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का असेसमेंट करते हुए यह इंश्योर करती है कि आपका प्लांट सभी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करता है। एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे टॉपिक्स की नॉलेज डिमांड करता है और एनवायरमेंट क्लियरेंस पाने के लिए सिर्फ अपने बिजनेस से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को लेकर क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं या होने वाली हैं, उन बातों का भी खास ध्यान रखना होता है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा वो है एक ऐसे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट को हायर करना जिसके पास NABED नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक्रेडिटेशन हो। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टेप मिनिस्ट्री की तरफ से मैंडेटरी है एंड सेकंड रीजन ये है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस को पाने के लिए बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है। किसी प्रोफेशनल की हेल्प से आप उस प्रोफेशनल को ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की रिस्पांसिबिलिटी दे सकते हैं और आप अपने बिजनेस की मेजर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हैं जो उस समय ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्लाइंट्स एक कंसल्टेंट के पास उस समय जाते हैं जब उनके प्रोजेक्ट में कोई रुकावट आ जाती है या फिर सरकार या एनजीटी की तरफ से उनको कोई नोटिस आ जाता है। सही तरीका यह है कि हम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए किसी कंसल्टेंट की मदद लें और प्रॉपर प्लानिंग और कंसल्टेशन के साथ आगे बढ़ें। एक अच्छा एनवायरनमेंट कंसल्टेंट आपका सिर्फ वैल्यूएबल टाइम और रिसोर्सेज ही नहीं बचाता, बल्कि आपके प्रोजेक्ट में आने वाले काफी ऑब्स्टैकल्स और चैलेंजेस को भी प्रेडिक्ट कर देता है और आपके पर्सनल एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखता है। किसी भी प्रोजेक्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन उसके सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एनवायरनमेंट कंसल्टेंट को साथ में इन्वॉल्व किया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के लिए, उनको एंगेज करना एट द टाइम ऑफ साइट सिलेक्शन, बिकॉज जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट होंगे वो एक एनवायरमेंटल लॉ को अबाइड करने के साथ साथ सारी चेकलिस्ट और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीटअप करने की कोशिश करेंगे ताकि ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें फ्यूचर में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट एंड एडवांटेज ऑल्सो कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट कंसल्टेंट को एंगेज करें स्टार्टिंग से ही एट द टाइम ऑफ साइट सिलेक्शन। एनवायरनमेंट क्लियरेंस पाने के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो आपका क्रिटिकल एस्पेक्ट रहता है वो रहता है आपकी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में EIA भी बोलते हैं। इस रिपोर्ट में आपकी बिजनेस एक्टिविटी से होने वाले हर तरह के इम्पैक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, मेजर किया जाता है थ्रू बेसलाइन डाटा और उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसको हम एनवायरनमेंट मिटिगेशन प्लान भी बोलते हैं। जब आप ये मिटिगेशन मेजर्स अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे जो आपका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ का, वो कम से कम होता है। और अगर आपका प्रोजेक्ट किसी फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के करीब है तो आपको वहाँ से भी क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आपकी EIA रिपोर्ट को हम ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्लियरेंस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट क्लियरेंस के साथ साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस भी इन्वॉल्व है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन दैट केस हमें फॉरेस्ट की एप्लीकेशन पहले सबमिट करनी है बिफोर सबमिटिंग एनवायरनमेंट क्लियरेंस की एप्लीकेशन। अगर हमारे प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व नहीं है तो हम डायरेक्टली एनवायरनमेंट क्लियरेंस की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सबमिट होने के बाद, पब्लिक हियरिंग कंडक्ट होने के बाद डाटा का इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट किया जाता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज। उसके बाद मिनिस्ट्री 30 डेज टाइम पीरियड के अंदर अपने डिसीजन को कन्वे करती है। जो फाइनल क्लियरेंस हमें मिलती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, सो इट इज हैविंग अ फिक्स्ड वैलिडिटी।
अगर आपके प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्वॉल्व है तो उसकी सक्सेसफुल EIA स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे वो प्रोजेक्ट लोकेटेड है वहाँ के लोकल लोगों को गवर्नमेंट और आपके साथ बैठकर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जाए। लीगली इंडिया में 1997 में पब्लिक हियरिंग के माध्यम से लोगों को ये अधिकार मिला कि वे एरिया में आने वाले प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपने इश्यूज़, अपने कंसर्न्स शेयर कर सकें, और अगर उन्हें लगता है कि प्रोजेक्ट की वजह से किसी तरह उन पर कोई गलत प्रभाव पड़ेगा तो वह वक्त से पहले ही अपनी चिंताएं, अपने इश्यूज़ व्यक्त कर पाएँ। पब्लिक हियरिंग कमेटी के पैनल में विभिन्न भागों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तालुका, ग्राम पंचायत और ज़िला के सीनियर सिटीजन शामिल होते हैं। और इस कमेटी के चेयरपर्सन कोई और नहीं बल्कि आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हैं। पीसी अप्लाई करने के फाइनल स्टेज में प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, पब्लिक हियरिंग की डिटेल्स, LOCC कॉपीज। अगर आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी A में आता है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अगर आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी B का आता है तो स्टेट लेवल में एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। आपके डॉक्यूमेंट की सबमिशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी MOEF और SIA की टीम EAC दैट इज एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी करती है, जिसका संगठन आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। इसकी नॉलेज आपको EIA नोटिफिकेशन 2006 में मिल जाएगी। ये कमेटी आपके प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट के थ्रू कंसल्ट करके आपके प्रोजेक्ट की जानकारी प्राप्त करती है। अगर उसे लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उसके लिए वो पब्लिक हियरिंग कंडक्ट कराती है, जिसकी जानकारी वो 30 दिन पहले कोई भी लोकल न्यूज़पेपर में देती है। अब ये टीम जो है फर्दर अप्रूवल या रिजेक्शन के बेसिस पे MOEF को रिकमेंड करके भेजती है आपका प्रपोजल, जिसकी बेस पे आपको फाइनल एक अप्रूवल मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी टीम ने अभी आपको बताया है कि EC के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। EC इज़ नॉट इज दैट डिफ़िकल्ट जैसे आपको लग रहा होगा, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। एंड एज ऑन डेट जो भी प्रोजेक्ट्स EC के प्रीव्यू में आते हैं, ऑल द प्रोजेक्ट्स नीड्स टू टेक द प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। You cannot say कि sir I don't know whether my project is falls under the EC or not, because nowadays NGT is putting lot of pressure and also imposing heavy penalties on the industries because they have violated this condition. उसके लिए Equal Water is committed to give you the quality bound services and as on date हमने 400 से 500 तक EC करा चुके हैं। 7 सेक्टर्स हमारे अप्रूव्ड हैं। Only thing is you need to have a right consultant and right people who can basically have the thorough knowledge of this subject. Only then it is not the only the statutory clearance. It gives you the forecast and it is going to help you out for the betterment and for the long lasting of your industry and perspective. Thank you very much.